हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में लड़ी गई पूरे विश्व में हुई, इसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हुए और किन कारणों से हुए और इसका जो है जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। कहते हैं ये आपको एक स्टोरी के तौर पे रहेगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ध्यान से सुनते हो तो आपको सारी बातें जो है अच्छे से याद हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रथम विश्व के दौरान, तो कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध वर्ष जो 1914 में आरंभ हुआ था, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और यह युद्ध यूरोप के देशों के बीच उपनिवेशिक एकाधिकार पाने के लिए लड़ा गया था। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको कि उस समय अंग्रेज और पूरा यूरोप जो था उपनिवेशिक एकाधिकार चाहता था कि हर क्षेत्र में उनका सामान बिके, लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि उनका सामान जो है दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, जो है दूसरे स्टेटों में बिके। इसलिए उन्होंने एक दुनिया के सामने एक बीज बो दी प्रथम विश्व युद्ध को, और कहते हैं इतना विनाशकारी था जिसका कोई वर्णन करना संभव नहीं है। और ये उपनिवेशिक एकाधिकार पाने के लिए लड़ा गया था, यानी मतलब सिर्फ राज्य दूसरे देशों को जो है उपनिवेशिक बनाना था सिर्फ। और इसी के कारण इतनी भयंकर युद्ध को जो है अंजाम दिया गया। जैसे आज के समय में देखिए यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े के लिए। ठीक है, तो वही बात फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन बड़े बड़े लोग जो है इस पर कोई जो है संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कोई भी उन्होंने जो बातों को जो है एनालाइज नहीं किया कि ये बातों से भी काम चल सकती है। लेकिन कहते हैं युद्ध काफ़ी टाइम से अभी लड़ी जा रही है और कितने लोग जो है अपनी प्राण की आहुति दे चुके हैं। तो देखिए आने वाला समय में कितने और लोग जो है प्राण की आहुति देते हैं। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ये लोगों को समझाना कहते हैं कभी संभव ही नहीं है। कहते हैं हम की भावना जिसके पास होता है कभी जीवन में अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सबको मालूम है कि युद्ध से जो है मानव जाति की बहुत हानि होती है। फिर भी ये लोग युद्ध लड़ते हैं और फिर भी जो है यहाँ पर दंगा फसाद करवाते हैं। तो सोचिए, विचार कीजिए, आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसमें किसका मतलब जो है सीधा होगा। जर्नल सी बात है इसका कि अमेरिका का जो है फिर से वही मतलब सिद्ध कर रहा है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था, क्योंकि संसाधनों को एकत्र करना चाहता है और खुद को जो है सुपर पावर बनाने के फिराक में। ऐसे सुपर पावर है, लेकिन फिर भी आज के समय में देखा जाए तो उसको कई देश जो है सुपर पावर की होड़ में चुनौती दे रही है, और इसलिए उसको लग रहा है कि शायद उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो है इस युद्ध के आड़ में जो है अपना मतलब सीधा करने के लिए तरपती है। तो वही बात यहाँ पर था कि युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय से जो है नेताओं से अपील की थी कि उनके संकट की घड़ी में उनका साथ दें, और भारतीय नेता तैयार भी हो गए, किंतु उन्होंने अपनी एक शर्त रख दी, वो यह कि जब युद्ध समाप्त हो जाए तब ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक शक्ति दे दी। यानी जब, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के जो लोग ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो अंग्रेज़ों ने साफ कह दिया कि अगर मैं इस युद्ध में जीत जाऊंगा तो आपको जो है विधायक और प्रशासनिक शक्ति दी जाएगी, और मान भी गए थे। बेशक ये भारतीय नेताओं का विचारधारा था, लेकिन ये बात अंग्रेज भी मान गए। इन्हीं कारणों से भारत ने भी प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। और कहते हैं ये बहुत दुखदायी परिस्थिति आई और दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदम ने भारतीय लोगों में असंतोष पैदा कर दिया, और वो इसलिए कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ा कर्ज ले रखा था जिसे वापस करना था। क्योंकि मैं जानता हूँ कि युद्ध जो है बहुत ही खतरनाक होता है और युद्ध में बहुत से लोगों को जो है कई प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता है। तो उस समय ब्रिटिश का भी बहुत ही बुरा हालत हो गया था इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो वो कहीं ना कहीं से पैसे तो निकालेंगे ही निकालेंगे। जैसे आज के समय में देखिए बड़े बड़े नेताओं को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, सामानों के रेटों में जो है वृद्धि कर देती है। आप सोचिए, विचार कीजिए
कि एक इलेक्शन में बड़े बड़े नेता जो हैं करोड़ रुपया जो है अरबों रुपया खर्च करती हैं। तो क्या अरबों करोड़ रुपया क्या वो कमाते हैं? क्या उनकी तनख्वाह अरबों रुपया होता है? तो इतने पैसे आते कहाँ से हैं? दोस्तों, सिर्फ कहते हैं कागजी बातों, जो झूठे फर्जी रिपोर्ट दिखाई जाती है उस पर आंख बंद के विश्वास ना करो। आज ऐसे ऐसे नेता हैं जो पहले बहुत ही गरीब थे, लेकिन आज देखिए महलों में रह रहे हैं, और भी कुछ टाइम के अंतर्गत में। तो सोचिए ये पैसे कहाँ से आए? ये जो है लोगों का टैक्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को जो है इलेक्शन जैसे ही आता है सब चीज़ के रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि इससे जो है उनको इलेक्शन के लिए पैसे मिल जाते हैं। लोगों को देने के लिए शराब मिल जाते हैं, पैसे बांटने के लिए पैसे मिल जाते हैं, सब अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कहते हैं पुराने समय में भी ऐसे ही हुआ। जब अंग्रेज के जो है बिल्कुल इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खाली हो गया, तो जर्नल सी बात थी कि जो उन्होंने जो है युद्ध से पहले वादा किया था कि विधायक और प्रशासनिक शक्ति जो है इंडिया के लोगों को देंगे, वो बात तो वो कई किलोमीटर दूर भूल गए। उनका तो सिर्फ अब ये था कि जो कर्ज उन्होंने लिया है उस कर्ज को कैसे भी चुकाना है। इसलिए उन्होंने बहुत ही भारत में जो है विडंबनाओं के पहाड़ खड़ा कर दिया। हर चीज़ में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, सभी चीज़ों को जो है बढ़ा दिया, इवन कि रूल रेगुलेशन में भी चेंज किया गया। तो इन कारणों से क्या हुआ, भारतीय लोगों में असंतोष का जो है असंतोष फैल गई, और जब युद्ध के दौरान जो है बहुत कर्ज के कारण भारत पर जो है दबाव डाला गया। उन्होंने ज़मीन का किराया अर्थात लगान बढ़ा दिया। उन्होंने ब्रिटिश फौज में भारतीयों को ज़बरदस्ती भर्ती भी की। उन्होंने आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ा दिए और व्यक्तिगत एवं पेशे से प्राप्त आय का कर भी लगा दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। अब देखिए इतने बड़ा कर्ज जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लिया था, तो वो कहाँ से चुकाते? वो क्या काम करने जाते? वो क्या पहाड़ तोड़ने जाते? संभव ही नहीं है। मंत्री लोग तो एक बातें करते हैं, लाखों पैसे अपने जेब में करते हैं। आए दिन जो है शाम सुबह देखिए रूल रेगुलेशन चेंज करके जो है भारत के लोगों को कैसे परेशान आज के समय में भी किया जा रहा है। तो उस समय में भी अंग्रेज ऐसे ही कर रहे थे, क्योंकि उनको तो जो है पैसों की आवश्यकता थी, और ये सिर्फ जो है आम लोग ही उनको दे सकते थे। और आम लोगों को वसूलने का एक ही माध्यम है, आप जीएसटी बढ़ा दो, ठीक है, टैक्स लगा दो, ऑटोमेटिक जो है सामान के रेट बढ़ा दो, इससे सारे पैसे सरकार के पास चले जाएंगे। और सरकार जो होगी लोक कल्याण की भावनाओं रखेगी, लेकिन अपना मतलब वहाँ पर सिद्ध करेगी। तभी तो आजकल देखिए हर कोई मंत्री बनने के फिराक में रहता है। सबका मकसद एक ही रहता है कि एक बार मुझे मंत्री पद मिल जाए। फिर तो उनको पेंशन भी लग जाती है, और उनका जो है 5 साल में ही सारा जो है कर्ज उतार लेते हैं और सारा पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा टाइम ही उनको नहीं, उनको पता होता है कि जो मौका मिला है उसका ही फ़ायदा उठा लो। और हम आम लोग भी उनको बड़ी चपलूसी में आके हम वोट दे देते हैं उनको। तो दोस्तों सोचिए कि वोट उनको दीजिए जो आपके लिए सोचे, जो आपके लिए करे। ये नहीं कि आपका विकास, सबका विकास, ऐसे लोभ माया में मत पड़िए। कहते हैं वही मंत्री सच्चा है जो जग कल्याण की बात सोचता है, जो लोगों के लिए विचार रखता है, जो लोगों के लिए कार्य करता हो। जो 5 साल में अपने आप में महल खड़ा कर ले और जो अपने आप को सुख सुविधाओं से लेस कर ले, वो मंत्री कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। आप पुराने समय के जो है अच्छे अच्छे मंत्रियों की याद कीजिए, जिन्होंने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियाँ दिया। कहते महात्मा गांधी जी को ही ले लीजिए, वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक ही कपड़े पहना करते थे, पूरे बदन को ढकते थे। सोचिए, लेकिन आज के जो मंत्री लोग हैं वो तो करोड़ों के कपड़े पहन रहे हैं। तो सोचिए ये अपनी शान और शौकत के लिए जी रहे हैं, देश के लिए नहीं जी रहे हैं। अगर जी रहे होते तो देश की भलाई करते। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि अगर बुराइयाँ फैलती है तो इसका जो है सामना जो है ब्रिटिश को भी करना पड़ा, और चंपारण, बरदौली, खेरा और अहमदाबाद कि किसानों एवं कामगारों ने ब्रिटिश सरकार की जल शोषणकारी नीतियों के खिलाफ डटकर विरोध किया। लाखों छात्रों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, सैकड़ों वकील ने अपनी वकालत छोड़ दिया, महिलाओं ने
इस आंदोलन में विशेष रूप से योगदान दिया और उनकी भागीदारी गांधी जी के आंदोलन के दौरान ज़्यादा विस्तृत रही। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़ा ही आंदोलन बन गया और ब्रिटिश कपड़ों के हजारों होलिका दहन भारतीय क्रोश का जो है अलौकिक कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि जब आम जनता को तकलीफ़ होती है तो सभी के सभी जो है साथ चले आती हैं और एक ऐसा आंदोलन सामने खड़ा कर देते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सोचना पड़ जाता है। देखा जाए तो भारतीय लोगों को एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों को जो है बहुत ही नरमी से पेश आके जो है नहीं चल सकता काम। यानी महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि कोई अगर आपको एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आप हाजिर कर दो, तो ये नरम दल वाली बातें नहीं चलनी थी, क्योंकि समय विचित्र था। तो इसीलिए अगला टॉपिक भी हमें ये बात बताता है कि नरम दल और गरम दल एकजुट हो गए। यानी नरम दल और गरम दल का एकजुट होना, यानी गांधी जी का यहाँ नीति अनुसरण नहीं किया गया, दोनों का बीच का रास्ता अपनाया गया कि अगर कोई दूसरे गाल पे मारे, ठीक है, अगर एक गाल पे मारता है चलो मार दिया, अगर आप दूसरा गाल हाजिर करते हो अगर उस पर भी मारता है तो इसका मतलब व्यक्ति गलत है और उस व्यक्ति गलत को जो है गलत तरीक़ों से या जैसे मर्जी सबक सिखाओ। तो यहाँ पर जो पहले नरम दल की बातें थी, नरम दल से जो है बात बताई जा रही थी, तो वो ब्रिटिश शासन नहीं मान रही थी और ब्रिटिश शासन ने इसका नरम दल होने का फ़ायदा उठाने लग गया, इसलिए वो गरम दल में कन्वर्ट हो गए। फिर वो आक्रोशों के रिगार्डिंग जो है अपनी बात मनवाने लग गए। लेकिन बात इतनी सी रही कि कहते ना तो गरम होने से कोई काम बन सकता था, न नरम होने से काम बन सकता था। यानी देखिए, कोई अगर आप काम करते हो तो आप जबरन तो कर नहीं सकते और प्यार से भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है बीच का रास्ता अपनाओ, कि बीच का रास्ता यानी नरम दल और गरम दल दोनों एकजुट हो गए। और युद्ध काल के दौरान नरम दल एवं गरम दल जो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में एक साथ आए और मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस अलग निर्वाचन क्षेत्र पर सहमत भी हो गए और दूसरे दल को जहां कहीं से अल्पमत थे महत्व देने का निर्णय किया गया। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर स्वशासन की मांग की, जिसके सरकार द्वारा लंबे समय तक अनदेखी नहीं की जा सकी। अब देखिए, वहाँ पर मुस्लिम लीग भी एकजुट हो गई, क्योंकि जब तक एकता नहीं रहेगी भारत जो है कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के समय में भी यही हुआ था और आज के समय में भी यही होगा। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ गए। लखनऊ अधिवेशन इस मामले में महत्वपूर्ण था कि कांग्रेस के अति परिवर्तनशीलवादी नेता भी जो 1907 के अलगवाद के बाद इसमें हिस्सा में ले रहे थे, इस सम्मेलन में तिलक की प्रसिद्धि में ला दिया और वह 1920 में अपनी मृत्यु तक आंदोलन में सक्रिय सदस्य बने रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुए इस समझौते ने देश में बड़ी आशा अभिप्रेरणा पैदा कर दी। साथ ही होम रूल आंदोलन द्वारा किया गया कांग्रेस लोगों में आत्मविश्वास और लगन पैदा कर दी। कहते हैं आत्मविश्वास अगर किसी के पास होता है तो बेशकली वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास वो चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ जो है फीकी हो जाती है। भारतीयों को शांत करने में क्रम में 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार किया गया और लाया गया, यानी मॉन्टेग्यू चैम्पफोर्ड सुधार आया और इसने दोहरे शासन का प्रस्ताव रखा, जो एक प्रकार के राज्य में दो सरकारें थी। अस्थायी सरकार को दो भागों में बांटा जाना था और एक को विधानसभा द्वारा निर्वाचित क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होना था और दूसरे को गवर्नर के प्रति था। इस रिपोर्ट में सेवाओं और भारतीयकरण का भी जोर डाला गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और इसके सहयोगी दलों ने युद्ध बेशकली जीत लिया, लेकिन मुस्लिम ने युद्ध के दौरान सरकार की मदद की और इस समझौता के साथ ही एंटोमन साम्राज्य का जो है पवित्रता तथा खलीफा का हाथों में होगा। ये बात उस समय किया गया था कि ऑटोमन साम्राज्य का पवित्र स्थान खलीफा के हाथों में होगा, लेकिन युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान पर नया समझौता थोप दिया गया और ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया। इससे मुस्लिम क्रोध हो गए और उसने खलीफा के अपमान के रूप में लिया और शौकत अली और मोहम्मद अली ने विद्रोह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया।
अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया। अब कई जगह क्वेश्चन ये आ जाता है। तो एक ही बात है कि ऑटोमन साम्राज्य पवित्र और कि हाथों में होगा, ये बात उस समय सोची गई थी कि युद्ध के बाद जो है ऑटोमन साम्राज्य का पवित्रता स्थान खलीफा के हाथों में होगा। ये बात उस समय सोची गई थी युद्ध से पहले। लेकिन युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान पर नया समझौता थोप दिया गया और ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हुआ, सारे मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे क्रोधित हो गए और इसमें दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू किया गया। प्रथम विश्व की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार ने एक अन्य अधिनियम पारित किया गया जिसे हम रॉयल एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब रॉयल एक्ट भी एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक्ट थी जो भारतीय लोगों का शोषण करने का एक जरिया बन गया। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार को किसी भी व्यक्ति पर बिना न्यायालय में मुकदमा चलाने, गिरफ्तार करने और जेल भेजने का अधिकार था। यानी रॉयल एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना था और उसमें कोई भी कोर्ट में पेश करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। यानी उस गिरफ्तार व्यक्ति के साथ जो मर्जी वो कर सकते थे। और इसी रॉयल एक्ट के रिगार्डिंग भगत सिंह के साथ भी गलत किया गया। कहते हैं अगर कोर्ट में बात होती, अगर सुचारू रूप से होता सारे कुछ, तो बेशकली भगत सिंह को जो है आज़ादी मिल जाती। लेकिन कहते हैं रॉयल एक्ट के अंतर्गत कहते हैं रातों रात फांसी देना आम बात नहीं थी। रॉयल एक्ट के कारण से भारतीयों को किसी प्रकार का हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी रॉयल एक्ट में एक और बात सम्मिलित किया गया कि कोई व्यक्ति जो है हथियार अपने पास नहीं रख सकता। इससे सिख काफ़ी क्रोधित हो गए, जो अपने धर्म के अनुसार अपने साथ कृपाण यानी एक प्रकार की छोटी तलवार होती थी, वह सदैव अपने पास रखते थे। अब भारत ने इस अधिनियम को अपना अपमान समझा। यानी मुसलमानों को भी जो है काफ़ी इसमें आलोचना किया। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चला के ब्रिटिश सरकार की बहुत आलोचना की और साथ में सिख भी इसका आलोचना करने से नहीं चुके, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सिख धर्म को आ रही थी, क्योंकि उनके कुपान जो होते हैं वो उनके धार्मिक प्रतीक होते हैं। और सरकार जो रॉयल एक्ट लागू किया गया उसके अंतर्गत वो कोई भी हथियार को अपने पास नहीं रख सकते थे। तो भारतीयों ने इस अधिनियम को अपना अपमान समझ लिया और 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इस अधिनियम के शांतिपूर्ण विरोध के लिए एकत्र हुए। आपको जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पता ही होगा, तो इसी के अंतर्गत था। यानी उन्होंने कुपान को अपने पास रखने के जो है मनाही कर दी, इसलिए सारे सिख जो है एक साथ मेले में इकट्ठा हुए और वहाँ शांतिपूर्ण जो है विरोध करने का निश्चय ले रहे थे। लेकिन उसी समय अचानक एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर बाग में अपने सैन्य टुकड़ियों के साथ आया और भीड़ पर अब जो है अपनी मशीन गन से गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अब देखिए ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यह सब बिना लोगों को कोई चेतावनी दिए किया गया। यानी लोगों को किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दिया। आप समझ सकते हो कि बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का अर्थ था कि उन्हें उनके साथ दुराचार किया जा रहा था। और जलियांवाला बाग का दरवाज़ा बंद था और लोग आदमी, औरत और बच्चे सुरक्षा के लिए नहीं भाग सके और कुछ मिनटों में ही लगभग 1000 व्यक्ति मार दिए गए। और इस नरसंहार ने भारतीयों को उग्र क्रोध का भड़का दिया। इसके कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना क्रोध को दर्द और दिखाते हुए ब्रिटिश सरकार को जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, क्योंकि ये दुख देख के रविन्द्रनाथ टैगोर भी शांत नहीं रहे और उनको जो ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की जो उपाधि दी थी, पुरस्कार दिया था, उसको उन्होंने वापस कर दी। क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही दुखदायक परिस्थिति थी, बहुत ही समस्याओं का जन्मदाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है एग्ज़ाम व्यू से। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किन कारणों के कारण अंजाम दिया गया। रॉयल एक्ट के रिगार्डिंग वहाँ पर सिख जो है इकट्ठा हुए थे, और सिख ही क्यों इकट्ठा होंगे, क्योंकि उनको जो है हथियार रखने यानी कृपाण रखने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत मना किया गया था। और इसीलिए कुछ सिख वहाँ पर जलियांवाला बाग में रुके और वहाँ पर वो विचार विमर्श ही कर रहे थे
कि अचानक जो है जनरल डायर वहाँ पर आके गोलियों की जो है धुनाधुर बरसात कर दी और किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया गया। जिसको जहाँ बना वहाँ पर भागा, जहाँ जिसको बना वहाँ पर गया। इवन कि वहाँ पर एक खूनी कुआं भी है, सब के सब उसी कुआं में कूद गए बचने के लिए। लेकिन आपको पता है कि कुआं में एक के बाद एक कूदेंगे तो जर्नल सी बात है उनमें व्यक्तियों की मृत्यु ही होगी और सांस न लेने का न जाने कितने लोग मारे गए, हजारों की संख्या में जो है नरसंहार हुआ। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड थी जो कि काफ़ी एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण थी। ठीक है, आगे जो है टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है, तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतना इन बच्चों तक पहुंचेगा और उनको भी जो है मार्गदर्शन होगा। सोचना नहीं दोस्तों, विचार नहीं करना, जितना हो सके शेयर करना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और ये आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगा।